अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारी मद्दे लाज़म की अक़साम मुकम्मल हुई। हमने आपको मद्दे लाज़म की 5 अक़साम के बारे में तफ़सील से मिसालों के ज़रिए से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इन वीडियो लेसन्स को ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखे तो वो हमारे पिछले लेसन नंबर 45 और 46 ज़रूर देख ले, ताकि उसे इन मद की अक़साम के बारे में और उनको अदा करने का तरीका अच्छी तरह से मालूम हो जाए। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मद्दे आरिज़ क्या है। ये मद्दे आरिज़ जो है, मद्दे फ़रई की आखिरी किस्म का नाम मद्दे आरिज़ है। मद्दे आरिज़ की 2 अक़साम हैं, मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और मद्दे आरिज़ लीन। ठीक है। अब इससे पहले जो हमने मद की अक़साम पढ़ी थी, उनमें मद की अलामत के तौर पर हरूफ़ मद्दा या हरूफ़ लीन पर मद आई थी, छोटी मद या बड़ी मद। मगर अब ये जो मद्दे आरिज़ है, इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं है, बल्कि इस मद का ताल्लुक़ हमारे कुरान पढ़ते वक्त रुकने की सूरत में होगा, यानी इसका ताल्लुक़ वक्फ़ की सूरत में है। जैसे कि आप कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जब आयत पर रुक जाते हैं, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि वजह यह है कि आयत पढ़ते वक्त आयत जब ख़त्म हो तो हम रुकते हैं जहाँ पर गोल दायरे का निशान है। ठीक है। और इस आयत को वक्फ की वजह से हम रुकेंगे। इसके बाद दूसरी वजह यह है कि वक्फ की कोई और अलामत आ जाए, यानी रुकने का कोई निशान आ जाए, जैसे तौ का या कोई और निशान, ज़ा, इस तरह कोई भी निशान आ जाए तो हम रुक जाएंगे वक्ती तौर पर। ठीक है। नंबर तीसरी किस्म जो है, आयत पढ़ते पढ़ते हमारा सांस टूट जाए तो हम रुक जाएंगे, तो ये भी एक आर्जी वक्फ बनता है। ठीक है। इन तमाम सूरतों में जो हम वक्फ करेंगे तो इसको हम कहेंगे आर्जी वक्फ, मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। अब देखें, कायदा देखें, मद्दे आरिज़ क्या है। मद का तो मतलब है आवाज़ का खींचना, और आरिज़ का मतलब है, आरिज़ किसे कहते हैं, जो आर्जी हो, टेम्पररी हो। और ये एक बात याद रखें कि मद्दे आरिज़ जो है इसको ज़ईफ़ मद कहा जाता है, और मद्दे लाज़म जो है ये कवी मद है। आरिज़ का कायदा देखते हैं हम। मद्दे आरिज़ वक्फ़ी का कायदा क्या है? हरूफ़ मद्दा के बाद जब सकून आर्जी हो तो उसे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी कहते हैं। ठीक है। अब आप देखें कि आपको हरूफ़ मद्दा पता है ना, अलिफ वाव या, इनको हरूफ़ मद्दा कहते हैं। हरूफ़ मद्दा के बाद जब सकून आर्जी हो, सकून आर्जी क्या है? सकून किसको कहते हैं? सकून जज़म के निशान को कहते हैं। और सकून आर्जी क्या है? यानी मुतहर्रिक को वक्फ की सूरत में सकून देना, यानी जब हम आयत पढ़ते पढ़ते रुक जाएं तो आखिरी हरफ को हम साकिन कर देते हैं, यानी उसको हम खुद से जज़म दे देते हैं, तो इसे कहेंगे सकून आर्जी। जैसे कि ये एक हरफ देखें, मिसाल के ज़रिए से बात समझें तो समझ आएगी। जैसे कि ये एक हरफ है अन्नारू। ठीक है। तो आखिर में ये पहले हरूफ़ मद्दा है ना, और उसके बाद रॉ के ऊपर पेश है, तो जब इस पर हम वक्फ करेंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अन्नार। ठीक है। आखिरी जो हरकत है पेश की वो जज़म बन जाएगी। ठीक है। अब दूसरी मिसाल देखें, ये एक हरफ है यालमूना। ठीक है। अब देखें, वक्फ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी। कैसे? नून के ऊपर जो ज़बर है इसको हम जज़म दे देंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे? यालमून। आखिरी हरफ हरूफ़ मद्दा है, इसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। और इसी तरह एक और हरफ देखें, क़दीरुन। ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? जब आखिरी हरफ को साकिन करेंगे तो हम पढ़ेंगे क़दीर। ठीक है। अब आप देखें, एक बात को याद रखें कि ये जो आर्जी वक्फ हरूफ़ मद्दा के बाद आएगा तो इसको फिर हमने खींच कर पढ़ना है। अब इसकी लंबाई के बारे में देख लें कि इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, इसको खींचने की मिकदार। इसमें तीनों मिकदारें जायज़ हैं। ठीक है। हम इसको कसर भी कर सकते हैं, तवस्सत भी और तूल भी, मगर इसमें तूल अफजल है, यानी इसको लंबा खींच कर पढ़ना अफजल है, बेहतर है। अब मद्दे आरिज़ की दूसरी किस्म देखें, मद्दे आरिज़ लीन। ये क्या है? मद्दे आरिज़ लीन क्या है? जब हरूफ़ लीन के बाद
سکون عارضی ہو تو مد عارض لین یا مد لین عارض ہوگا. اب آپ کو حروف لین معلوم ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے لیسن نمبر 37 میں ڈیٹیل سے سمجھایا تھا. حروف لین دو ہیں، واؤ لین اور یائے لین. جب یہ دونوں ساکن ہوں اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے با زبر واؤ ساکن باؤ اور با زبر یا ساکن بئی. ٹھیک ہے، باؤ بئی، یہ حروف لین ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں قاعدہ کیا ہے. حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد لین عارض کہا جائے گا. اب اس کو بھی ہم مثال کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک حرف دیکھیں، خوفن. خوفن کیا ہے؟ خا زبر واؤ ساکن خاؤ، واؤ لین ہے. اس کے بعد فا کے نیچے دو زیر آ گئی ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خوفن سے بن جائے گا خوف. ٹھیک ہے، عارضی طور پر وقف ہم نے کر دیا. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، وصیف، یائلین کی مثال. یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یائلین. تو ہم اس وقف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وصیف. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی تینوں مقداریں ٹھیک ہیں، لیکن مد عارض لین میں کسر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے امید ہے کہ اب آپ کو مد عارض وقفی اور مد عارض لین دونوں کی جو ہے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ایک بات دیکھیں کہ مد عارض وقفی میں طول کرنا افضل ہے، یعنی جو حروف مدہ کے بعد عارضی وقف آئے گا اس میں طول کرنا افضل ہے، لیکن حروف لین کے بعد جب وقف آئے گا تو اس میں قصر کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری مدات کا چیپٹر اب ختم ہوا. تو اب آپ، مجھے امید ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں مدات کو ادا کریں گے تو خوب سمجھ کر اور اچھے طریقے سے ادا کریں گے. الحمدللہ، اب ہمارا مدات کا باب ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو قرآن پاک میں ہر قسم کی مد کو سمجھ کر قاعدے کے مطابق لمبا کھینچ کر پڑھنا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ اس کو انہی قاعدوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ تمام احباب تک پہنچ سکیں اور وہ بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور پہنچائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور وہ بھی اپنی قرآن کی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.